हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएलसी। ये 8वां मॉक टेस्ट है स्टेट 2023 कंप्यूटर साइंस के लिए। इससे पहले मैंने 7 मॉक टेस्ट ऑलरेडी डाल रखा है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि उनको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाइएगा तो पहला लाइन ही टेलीग्राम का लिंक है। तो टेलीग्राम का नाम अगर आपको याद नहीं है तो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे चले जाइए। कितना बार होता है कि नाम टाइप करने में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो कहीं और चले जाइएगा। डायरेक्ट लिंक पे जाइए और वहाँ से आप मूव कर जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे। कुछ लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि सी प्लस प्लस तो है ही नहीं, तो फिर सी प्लस प्लस का क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है। तो देखिए, ये जो है ना, ये बोर्ड की गलती है। वो डायरेक्ट सी प्लस प्लस उन्होंने नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके लिखा है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको सी प्लस प्लस के थ्रू पढ़ना है। बीपीएससी टीआरई का जब एग्जामिनेशन के लिए जब नोटिफिकेशन आया था तो उस समय भी बहुत कंफ्यूजन हो गया था। बहुत लोग क्या किए, पाइथन 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 पढ़ना शुरू किए। हमने बोला था कि पहले आप सी प्लस प्लस कवर कर लीजिए, फिर बाद में पाइथन पढ़िएगा। तो हुआ क्या, पाइथन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पूरा क्वेश्चन सी प्लस प्लस का आया था। इसमें भी सी प्लस प्लस का क्वेश्चन आएगा, कम से कम 10 12 15 क्वेश्चन सी प्लस प्लस के रहेंगे। ठीक है, तो आप सी प्लस प्लस को मतलब कि छोड़िए नहीं, सी प्लस प्लस पढ़ के जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से है। विच लेयर इज यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन इन आईओटी। इंटरनेट ऑफ थिंग को ही शॉर्ट में आईओटी बोलते हैं। तो आईओटी डिवाइसेस जो भी वायरलेसली कनेक्ट होते हैं ये किस लेयर पे होते हैं, तो डाटा लिंक लेयर पे। ठीक है, डाटा लिंक लेयर पे ये काम करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द आईओटी कंपोनेंट्स। आईओटी कंपोनेंट्स के बारे में कौन फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए, आईओटी कंपोनेंट आपको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आएगा। आईओटी पूरा तो उतना डीपली हम लोग पढ़े नहीं है कि आईओटी क्या होता है, उसका क्या। तो आईओटी कंपोनेंट के बारे में बोला था, इसमें बहुत ढेर सारा सेंसर वगैरह होता है। कौन सा सेंसर डिजिटल है, कौन सा सेंसर आपका एनालॉग है। तो आपको थोड़ा सा रट के ही चलना पड़ेगा। इसका तो सही आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोफोन इज ए डिजिटल सेंसर। ये फॉल्स है। माइक्रोफोन जो होता है ना वो एनालॉग सेंसर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पुश बटन इज डिजिटल सेंसर, ये सही है। पुश बटन डिजिटल सेंसर होता है। कीबोर्ड जो कुछ होता है उसमें डिजिटल सेंसर लगा होता है। लाइट सेंसर जो होता है वो एनालॉग सेंसर होता है। तो गलत आपके लिए यही हो जाता है, माइक्रोफोन डिजिटल सेंसर नहीं होता, वो क्या होता है, एनालॉग सेंसर होता है। तीसरा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैप्चर डाटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन आईओटी डिवाइसेस। तो आईओटी डिवाइसेस में बस केवल सेंसर अधिक, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में सेंसर लगा होता है उसमें। तो उन्हीं सेंसर का काम होता है कि जो भी आउटसाइड वर्ल्ड है उनसे डाटा कलेक्ट करना, जो भी फिजिकल वर्ल्ड है उनसे डाटा कलेक्ट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए 4 नंबर पे आते हैं। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ट्रिगर द Amazon इको IoT डिवाइसेस। यहाँ पे Amazon इको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। सब लोग जानता है एलेक्सा एलेक्सा एलेक्सा। तो बोल रहा है कि वही जो एलेक्सा डिवाइस है उसका असली नाम है Amazon इको। तो उसको ट्रिगर करने के लिए मतलब उससे काम लेने के लिए आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं एलेक्सा, तो वो एक्टिवेट हो जाती है। फिर आप जो काम बोलते हैं वो आपके लिए कर देती है। ठीक है, उसी तरह एप्पल का डिवाइस है उसको सीरी बोलते हैं, सीरी। यहाँ से सीरी होगा, सीरी। सीरी बोलिएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आइए 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द मैननेट आईओटी नेटवर्क। देखिए, मैननेट, मैननेट एक नेटवर्क ही होता है, खासकर आईओटी नेटवर्क को बोलते हैं। मैननेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क होता है। मतलब खुद से टूटते रहता है, खुद से कनेक्ट होते रहता है, खुद अपने आप को कॉन्फ़िगर करते रहता है। उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, उसमें सब ऑटोमेटिक वो करते रहता है ये सब चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, फॉल्स। फॉल्स ढूंढना है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर आंसर। पावर इज पावर इज रेडिली अवेलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमेशा उसको पावर की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है।
अब बाकी जो सही है उसको जरूर ध्यान में रख लीजिए। ये सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क होता है, लो डाटा रेट पे काम करता है, डज नॉट हैव एनी इंक्रिप्शन, उतना इंक्रिप्शन वगैरह नहीं होता है। जो भी जैसे हम लोग बोलते हैं वो रॉ डाटा को क्या करता है, कैरी करते रहता है, इंक्रिप्शन वगैरह के चक्कर में वो नहीं पड़ता है। तो ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा टफ भी मिलेगा, थोड़ा आसान भी मिलेगा। 6 नंबर, नेटवर्क कंजेशन अकर्स। नेटवर्क कंजेशन, तो जब भी कंजेशन बोलेगा ना तो ट्रैफिक ज़्यादा जब हो जाता है तो कंजेशन हो जाता है। तो इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, हम लोग मार्केट में जाते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, हम लोग कितना बोलते हैं ना बहुत कंजेशन हो गया। तो वही है, नेटवर्क कंजेशन का मतलब क्या है, ट्रैफिक ओवरलोडिंग। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड्स ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। देखिए जब भी पब्लिक नेटवर्क के ऊपर प्राइवेट नेटवर्क आने की बात होगी तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है, पब्लिक नेटवर्क पे एक अपना प्राइवेट नेटवर्क डाल देता है। 8 नंबर, स्टार बैंड प्रोवाइड्स सैटेलाइट एक्सेस। स्टार बैंड, थोड़ा सा नाम से भी लग रहा है स्टार की बात हो रही है, तो स्टार बैंड एक एक सैटेलाइट एक्सेस है। जैसे कि हम लोग ब्रॉडबैंड वगैरह यूज करते हैं तो तार द्वारा मिल जाता है, लेकिन अब स्टार बैंड यूज कीजिएगा तो सैटेलाइट का डायरेक्ट कनेक्शन आपको दे देगा। तो ये यूएस में चलता है, यहाँ नहीं चलता। होम इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाई। देखिए होम एक्सेस मतलब आपके घर तक इंटरनेट कैसे आता है, तो DSL से भी आता है, FTTP से भी आता है, केबल द्वारा भी आता है। तो सारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, FTTP इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है फाइबर टू द प्रीमिसेस, मतलब आपके घर तक जो फाइबर केबल आता है ना उसी को बोलते हैं शॉर्ट में FTTP। 10 नंबर, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंक्लूड। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या होता है, तो सारे ऊपर वाला जो भी है वो सारे होते हैं। एरर करेक्शन होता है, जो भी कैपेबिलिटी है उसको उसको इन्हांस करते हैं, उसका इन्हांसमेंट होता है। डिलीशन ऑफ ऑब्सोलेट कैपेबिलिटी, मतलब जो भी पुराना कैपेबिलिटी है, पुराना फीचर है जिसका आजकल यूज नहीं हो रहा उसको डिलीट करो, हटाओ, नया फीचर डालो। तो ये सब मेंटेनेंस में आता है। 11, मेंटेनेंस इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी। 4 प्रकार का मेंटेनेंस होता है। ठीक है, मेंटेनेंस 4 प्रकार का होता है, चारों का नाम बोल देते हैं, एडेप्टिव, करेक्टिव, परफेक्टिव, एक और होता है प्रिवेंटिव। ठीक है, तो 4 प्रकार का मेंटेनेंस होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कर द मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। मतलब क्या कि इन्वायरमेंट जो हम लोग के आसपास का है वो देखते हैं समय के अनुसार बदलते रहता है। तो जमाना समय के अनुसार बदल रहा है, तो उसको मैच करने के लिए आप अपने सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन कोई करवा रहे हैं, तो उसको कौन सा मेंटेनेंस माना जाएगा, तो उसको बोलते हैं एडेप्टिव मेंटेनेंस। 13 नंबर पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनालिसिस एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं जनरेटिंग एनालिसिस एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर पैचेज किसे बोलते हैं, इमरजेंसी फिक्स। आप लोग ऐसे सुनते होंगे ना कि छोटा सा अपडेट आया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसको खोल के देखिएगा तो उसमें बहुत सारा पैचेज का नाम लिखा रहता है, बोलता है 5 पैकेज 6 पैकेज हो सकता है, कभी उसको एक्सप्लेन भी करता है कि इतने टाइप के पैचेज हैं। तो वो पैचेज छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, खासकर वो वायरस वायरस से बचने के लिए पैचेज को अपडेट के तौर पर भेजा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनुअल्स इज नॉट ए यूजर डॉक्यूमेंट। तो यूजर डॉक्यूमेंट में SRS डॉक्यूमेंट नहीं आता है, बाकी बिगनर गाइड, इंस्टॉलेशन गाइड, रेफरेंस गाइड, ये सब यूजर डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। SRS डॉक्यूमेंट ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंट ही होता है,
लेकिन ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोग यूज करते हैं। छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनुअल्स इज इज ए यूजर डॉक्यूमेंट। तो यूजर डॉक्यूमेंट में सिस्टम ओवरव्यू आ जाता है। सिस्टम ओवरव्यू अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो यूजर मैनुअल के अंतर्गत आ जाएगा। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डीबीएमएस में अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं डाला गया है। बाकी जितना आपको दिख रहा है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, चैटबॉट, लिंडर, इस सब में एआई आ चुका है। ठीक है। 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन requires input from the humans but can interpret the output themselves। तो ये हो जाएगा एआई सिस्टम। एआई सिस्टम का यही तो कमाल का फीचर है कि ह्यूमन से तो वो इनपुट ले लेता है लेकिन आउटपुट खुद वो अपने समझ से देता है। ह्यूमन उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता है कि आउटपुट क्या आएगा, वो मशीन खुद से अपना दिमाग से आउटपुट देता है। चलिए 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अप्रोच टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारा सही है। अप्लाइड अप्रोच, स्ट्रॉन्ग अप्रोच, वीक अप्रोच, ये सब अप्रोच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। 20 नंबर, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ अप्रोच। तो फेस रिकॉग्निशन जो है वो अप्लाइड अप्रोच पे काम करता है, अप्लाइड एआई अप्रोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने से क्या फ़ायदा हुआ। तो ऊपर जो कुछ दिख रहा है वो सारे फायदे ही हैं। ये क्या हो गया कि जो भी टाइम है उसको रिड्यूस कर देता है और प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देता है, मतलब कम टाइम में प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देता है। सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसके पास एबिलिटी है थिंक, ये खुद सोचता है और आपके लिए काम को आसान बना देता है। तो ये सब क्या है, फायदे हैं एआई के। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन एआई एजेंट। तो ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा उतना उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोजिशन फॉर एआई एजेंट। तो प्रोग्राम ओनली, आर्किटेक्चर ओनली, दोनों सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम एंड आर्किटेक्चर दोनों का कंपोजिशन मिलता है तभी जाके ये एआई एजेंट काम करता है। 24 नंबर, अब यहाँ से डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर किस लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है, तो ये तीनों लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, एब्स्ट्रैक्ट लेवल, एप्लीकेशन लेवल, इम्प्लीमेंटेशन लेवल, तीनों लेवल पे ये इम्प्लीमेंट होता है। 25, ए बाइनरी सर्च ट्री whose left subtree and right subtree differ in height by at most 1 unit। तो उस ट्री को क्या बोलेंगे, तो एवीएल ट्री। देखिए ट्री का टाइप होता है बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में ही एक खास प्रॉपर्टी का ट्री होता है जिसको हम लोग एवीएल ट्री बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी ट्री है कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब कि इस तरह का हाइट, तो हाइट कैलकुलेट करने आना चाहिए। इधर का हाइट और इधर का हाइट के बीच का डिफरेंस 0 या 1 तक रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर 2 रहे या -2 रहे तो बात गलत हो जाएगी। वहाँ पे अगर 2 या -2 रहेगा तो वो एवियल ट्री नहीं कहलाएगा, लेकिन 0 और 1 तक सीमित रहेगा तब वो एवियल ट्री कहलाएगा। छब्बीस, स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इतना सारा क्वेश्चन स्टैक का मिल चुका है, इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। Which of the following is true about characteristics of abstract data type। देखिए abstract data type का गुण पूछ रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। तो ये एक्सपोर्ट करता है टाइप और एक्सपोर्ट करता है ऑपरेशन, मतलब ये आपको एक नया टाइप बनाकर दे देता है और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने की भी क्षमता होती है। ठीक है,
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 28 पे। Which of the following is not the part of abstract data type description? ADT का मतलब abstract data type। तो देखिए कह रहा है कि कौन पार्ट नहीं है abstract data type का, तो डाटा भी पार्ट है, ऑपरेशन भी पार्ट है, तो इसका हो जाएगा नॉन ऑफ दिस सही आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बड़ा लंबा है लेकिन है आसान। कह रहा है कि इंसर्टिंग एन आइटम इनटू द स्टैक व्हेन स्टैक इज नॉट फुल। इंसर्ट करने को हम लोग बोलते हैं क्या? पुश। और डिलीट करने को क्या बोलते हैं? पॉप। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। कह रहा है कि स्टैक में डाटा आप इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसको, और स्टैक से डाटा को डिलीट कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी पहले भी आपको पता था। यहाँ पे बोल रहा है कि डैश इज ए पाइल इन विच आइटम आर एडेड एट वन एंड एंड रिमूव फ्रॉम अनदर एंड। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए और बोले कि एक एंड से डाटा को हम ऐड करते हैं और दूसरे एंड से डिलीट करते हैं, तो इस तरह का जो भी डाटा स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे क्यू। लेकिन अगर ऐसा कभी बोले कि एक ही एंड से डाटा हम इंसर्ट करते हैं और उसी एंड से हम डिलीट करते हैं, तो ये हो जाएगा स्टैक। ठीक है, तो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी। 31 dash is very useful in situation when data have to stored and then retrieve in reverse order। कह रहा है कि एक सिचुएशन है जहां डाटा हम स्टोर करते हैं लेकिन जब हम उसको निकालते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में हमको चाहिए, तो स्टैक में डालो। स्टैक का तो यही काम है कि जो पहले आया वो सबसे लास्ट में निकलेगा। 32 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि विच डाटा स्ट्रक्चर अलाउज डिलीटिंग डाटा एलिमेंट फ्रॉम फ्रॉम, यहाँ छूट रहा है कुछ, एंड इंसर्टिंग रेयर, तो फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट। ठीक है, यहाँ ये चीज छूट रहा है इस जगह पे। ठीक है, कह रहा है कि वो डाटा स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे जहाँ पे हम डिलीट फ्रंट से करते हैं और इंसर्ट रेयर पे करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्यू। चलिए अब आगे 33 नंबर पे। Correct. Which of the following data structure cannot store the non-homogeneous data? नॉन होमोजेनियस डाटा बोल रहा है कि कौन स्टोर नहीं करता, तो एरे है जो नॉन होमोजेनियस डाटा को स्टोर नहीं कर सकता है। एरे हमेशा एक ही तरह के डाटा को स्टोर करता है जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस डाटा। चलिए 34 डैश इज ए डाटा स्ट्रक्चर that organize data similar to a line in the supermarket where the first one in line is the first one out। देखिए बात थोड़ा सा घुमा के बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक सुपरमार्केट है, ठीक है, जिसमें अब ये डाटा बोल रहा है लेकिन आप कुछ इस तरह समझ लीजिए कि एक लाइन लगा है आदमी को, जो पहले आ रहा है वही पहले निकल रहा है वहां से, तो इस तरह को जो भी डाटा स्ट्रक्चर होगा वो क्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यू। ठीक है, जो पहले आ रहा है वो पहले निकल रहा है। 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? तो ट्री, ट्री नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, और एक और है जिसको बोलते हैं ग्राफ, ग्राफ भी नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो ग्राफ का एक क्वेश्चन होगा आगे। करेक्ट, विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ ए ग्राफ टू होल्ड नोड्स? तो ये हो जाएगा क्यू। क्यू, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्यू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 37 नंबर, आइडेंटिफाई द डाटा स्ट्रक्चर विच अलाउज डिलीशन एट बोथ एंड्स बोथ ऑफ द लिस्ट बट इंसर्शन एट ओनली वन एंड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, ये कह रहा है कि एक आपका जो भी क्यू बोलिए या लिस्ट बोलिए कुछ भी, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि डिलीशन आप दोनों एंड से कर सकते हैं। ठीक है,
दोनों इंट से आप डिलीशन कर रहे हैं, लेकिन इंसर्शन में आपको एक ही इंट से इंसर्शन करना है, दूसरे इंट से इंसर्शन अलाउ नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू। तो सबसे पहले ये डीक्यू इसी के लिए है क्योंकि इसका डिलीशन दोनों छोर से हो रहा है, तो दोनों छोर से इंसर्शन और दोनों छोर से डिलीशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीक्यू। लेकिन अब यहाँ पे इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू इसीलिए है क्योंकि एक छोर से इसका इनपुट बंद कर दिया गया है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप। तो वहां पे ट्री था, यहाँ पे ग्राफ है, तो ग्राफ भी क्या है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग परमिट फंक्शन ओवरलोडिंग ऑन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरलोडिंग आपको करना है तो टाइप एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट पे ध्यान देना होता है। टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट में अंतर कर लीजिएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग अप्लाई हो जाएगा। 40 नंबर करें, फंक्शन ओवरलोडिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के जैसा होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग बनाने का तरीका और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बनाने का तरीका सेम होता है। 41, इफ द यूजर डिड नॉट सप्लाई द वैल्यू, व्हाट वैल्यू विल इट टेक। अगर यूजर वैल्यू नहीं दे रहा है तो फंक्शन कहाँ से वैल्यू लेगा, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। क्या लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू। ये डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है, फंक्शन का एक टाइप होता है जहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट हम लोग बनाते हैं, तो वहीं से एक क्वेश्चन है। चलिए 42 नंबर, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर फ्रेंड फंक्शन। देखिए फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो फ्रेंड कीवर्ड लगाइए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि फ्रेंड फंक्शन बनाने में ये कीवर्ड कहाँ लगाएं। दूसरा क्वेश्चन यही कह रहा है कि वेयर डज कीवर्ड फ्रेंड शुड बी प्लेस्ड। तो हमेशा फंक्शन डिक्लेरेशन में लगाते हैं। जब हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे फ्रेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तब वो फ्रेंड फंक्शन हो जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग मेंबर्स आर नॉट एक्सेस्ड बाय यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। मतलब डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का मतलब डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के सहारे, तो वो एक्सेस ना हो, तो वो कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर ये आपको सुविधा देता है, तो वो प्राइवेट अनप्रोटेक्टेड दोनों ये आपको फीचर प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। 45, विच ऑफ दिस इज नॉट ए गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल एकदम ध्यान में रखिएगा। ये कह रहा है गाइडेड मीडिया कौन नहीं है, तो वायरलेस जो होगा ना वो गाइडेड मीडिया नहीं होगा, जैसे कि माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड लाइट, ये सब इंफ्रारेड एक वेव ही होता है, ये सब अनगाइडेड मीडिया होता है। अब बाकी जो ऑप्शन दिख रहा है आपको केबल वगैरह, वो सब गाइडेड मीडिया होता है। 46, यूटीपी यूटीपी इज कॉमनली यूज्ड इन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा डीएसएल। डीएसएल यूटीपी, देखिए इसका होता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस केबल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डीएसएल कनेक्शन देने के लिए। अब ये दूसरा वाला अगर ऑप्शन रहता है एफटीटीपी में किस केबल का यूज करते हैं, तो फाइबर केबल का यूज करते हैं। 37, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हम लोग किसी सैटेलाइट को तभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे जब वो एक एक खास प्लेस पे उसको सेट कर दिया जाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर प्लेस्ड एट ए फिक्स्ड पॉइंट एबव द अर्थ। धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर एक खास पोजीशन पे उसको हम लोग सेट कर देते हैं, हमेशा वहीं पे वो बना रहता है। जैसे धरती घूमता है तो वो भी घूमता है, ठीक उसी पॉइंट पे घूमता है, तो इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
48 नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स, फास्टेस्ट फास्टेस्ट मीन्स मतलब माध्यम ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू। सीपीयू के लिए सबसे ज़्यादा फास्ट कौन काम करता है, तो रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है। MAR स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल, देखिए क्लॉक साइकिल पे ही काम करता है प्रोसेसर, तो इसमें कौन सा ऑपरेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फेच इन्वॉल्व है, डिकोड इन्वॉल्व है, एग्जीक्यूट इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टॉलेशन ऑफ ए डिवाइस, ये इन्वॉल्व नहीं होता है, इस तरह का कोई होता ही नहीं है इसमें स्टेप, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें आपके लिए किस तरह का आपको क्वेश्चन चाहिए, किस तरह का टॉपिक चाहिए, अगर आप मैसेज कर दीजिएगा तो थोड़ा सा मेरे लिए सहूलियत हो जाएगी कि आपको ज़रूरत किस टॉपिक का है, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।